ओफो, मैंने इतनी सारी चीजें पकड़ ली है, कुछ संभाली। अरे अरे अरे, सब गिर गया। तो यही होता है जब हम बहुत सारे सामानों को एक टाइम पे संभालने की कोशिश करते हैं। तो कंपनीज के केस में भी ऐसा ही होता है। डाइवर्सिफिकेशन तो अच्छी बात है, लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन कई बार बिजनेसेस को ले डूबता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टिकर। मैं हूं कीर्ति। तो आज हम जानेंगे वीडियोकॉन के डाउनफॉल के बारे में। जानेंगे कि इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिकल कंपनी कैसे डूब गई। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात का, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। वीडियोकॉन स्टार्ट तो हुई थी ईयर 1986 में और इसे इनकॉर्पोरेट किया था वेणुगोपाल नंदलाल धूत जी ने। और क्या आप जानते हैं कि जब ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी तब इसका नाम था अधिगम ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड और ये पेपर ट्यूब्स पे ट्रेड करते थे। अभी तक तो सब कुछ अच्छा था और बाद में कुछ ही टाइम में उन्होंने अपनी इस कंपनी को एक्सपांड किया और टेलीविजन सेट्स और वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चर करने का काम स्टार्ट किया। और 1990s तक उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स में एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स एंड होम एंटरटेनमेंट सिस्टम को भी मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया। और फिर 1991 में उन्होंने अपने कंपनी के नाम को अधिगम ट्रेडिंग से वीडियोकॉन रख दिया। और वीडियोकॉन पहली ऐसी कंपनी थी जिन्होंने कलर टीवी बनाने का लाइसेंस मिला था। और देखते ही देखते उनका बिजनेस बहुत तेजी से एक्सपैंड करने लगा और इसी के चलते उन्होंने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के बारे में सोचा और ऑयल एंड गैस में एक्सपैंड किया और फिर बाद में टेलीकॉम, डीटीएच, एंटरटेनमेंट एंड रिटेल में। और ये तो ऑब्वियस सी बात है कि इतने डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए इन्हें कितने ह्यूज कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस नीड को पूरा करने के लिए उन्होंने बैंक से काफ़ी ह्यूज लोन्स लिए और कंटिन्यूसली अपने डेट को बढ़ाते गए। और वीडियोकॉन का डाउनफॉल फिर यहीं से शुरू हुआ। इवन 2008 में टेलीकॉम में एंटर करने के लिए उन्होंने 21 सर्कल्स में लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, जिसमें से 20 सर्कल्स के लिए लाइसेंस वो जीत चुके थे और इनका टेलीकॉम बिजनेस चल पड़ा था। बट फिर ठीक 4 सालों बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2G स्पेक्ट्रम स्कैम की वजह से सारे लाइसेंसेस को कैंसिल कर दिया। देखा जाए तो उनका सबसे ज़्यादा मेजर रिवेन्यू उनके कंज्यूमर गुड्स जैसे कि फ्रिज, एसी, टीवी से आता था। बट जब उन्होंने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने का सोचा तो उन्होंने ये सोचा था कि डाइवर्सिफिकेशन से उनके रिवेन्यूज़ बढ़ जाएंगे। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये सारी ऑयल गैस इंडस्ट्रीज़, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़, ये सारे ही बहुत कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। तो ऐसे में उन सारे प्रोजेक्ट्स को ऑन बोर्ड करने के लिए उन्होंने अपना काफ़ी पैसा जलाया और ये सारा पैसा लोन के थ्रू आया था। और तो और इतने सारे पैसे इन सारी इंडस्ट्रीज में खर्च करने के बावजूद भी उन्हें इससे कोई खासा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा था, जबकि वो और डेट में जाते चले जा रहे थे। इवन उनके कंज्यूमर गुड्स तो मार्केट में अच्छा खासा ही कंपटीशन दे रहे थे अपने पीयर प्रोडक्ट्स को, बट उनमें भी कोई ब्रांड लॉयल्टी नहीं थी जैसे कि सोनी, सैमसंग या एलजी की होती है। और देखते ही देखते इस सेगमेंट से भी रिवेन्यू आना रुक गया और दूसरी तरफ उनके डेट पाइल अप होते गए जिसमें इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता चला गया। इस डेट को कम करने के लिए उन्होंने अपने कुछ एसेट्स को भी सेल ऑफ किया था ताकि उन पैसों से वो अपना डेट कुछ कम कर सके। इसी के चलते उन्होंने अपने डीटीएच बिजनेस को भी डिश टीवी के साथ मर्ज कर दिया था। इवन उन्होंने अपने कुछ गैस फील्ड के बिजनेस से अपने ओनरशिप को भी सेल ऑफ कर दिया था। बट फिर भी उनका डेट कम होने का नाम भी नहीं ले रहा था। और तब उन्होंने अपने टेलीकॉम बिजनेस को भी एयरटेल को सौंप दिया, बट उससे भी कोई खासा फर्क नहीं पड़ा। और फिर फाइनली उन्होंने बैंक्रप्सी कोर्ट एनसीएलटी को सरेंडर किया और इस टाइम पे उनकी कंपनीज वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज एंड वीडियोकॉन टेलीकॉम का डेट 88,000 करोड़ तक पहुंच चुका था। और बैंक्रप्सी कोर्ट के मुताबिक उनके सारे केसेस को 270 डेज में रिजॉल्व हो जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपने लोन्स के ड्यूज कभी टाइम पे ही नहीं किए और ये डिलेज उन्हें इसलिए भी होते थे क्योंकि वीडियोकॉन ग्रुप में ऑलमोस्ट 15 कंपनीज थी और हर एक कंपनी अपनी इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग से गुजर रही थी। और प्रॉब्लम तो ये थी कि इनकी किसी भी एक कंपनी ने कभी इंडिविजुअली कोई लोन ही नहीं लिया था। सारों ने एक दूसरे की गारंटी लेते हुए बैंक से लोन लिया था, ये कहते हुए कि जब हमारी कंपनीज एक साथ होती है तो हमारी क्रेडिट वर्जीनेस ज़्यादा हो जाती है। और ये कहकर उन्हें काफ़ी सारा लोन बैंक से मिल गया था। इवन आपको चंदा कोचर और वीडियोकॉन का केस तो पता ही होगा। अच्छा, नहीं पता? चलो थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं।
जब वीडियोकॉन लोन लेने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के पास गई थी तब चंदा कोचर सीईओ थी और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने बैंक्स के लेंडिंग रूल्स को वायोलेट करते हुए वीडियोकॉन का लोन सैंक्शन करवाया था, जिसकी वर्थ थी 1875 करोड़ रुपीस और ये केस अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। और अब अगर बात की जाए वीडियोकॉन के करंट सिनारियो की तो 2019 में कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था कि उनकी 13 कंपनीज को कंसोलिडेट किया जाए। इवन उनके ऊपर इतने सारे बैंक्स का लोन है जो वो डिफॉल्ट कर रहे हैं और अगर उनके बिजनेस के करंट सिनारियोज देखें तो उनके कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस फंक्शनल तो है बट उनके रिवेन्यूज पे बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट आया है। इवन उनका ऑयल एंड गैस बिजनेस पे भी अभी सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल रही है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उनके एक्विजिशंस में कोई इरेगुलरिटीज थी और टेलीकॉम बिजनेस का लाइसेंस कैंसिल हो जाने की वजह से वो बंद हो चुका है और डीटीएच सर्विसेज तो फंक्शनल है बट डिश टीवी का उसके साथ मर्जर चल रहा है। आई होप आपको आज की ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड हाँ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।